तो पिछले क्लास के कंटेंट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट एसआई यूनिट्स के डेफिनेशन को देख रहे थे कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है। क्या वैसे ही जो हम लोग सोचते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, क्या सिर्फ ऐसे ही डिफाइन करना पड़ा? अगर किया गया तो 25-30 सालों तक साइंटिस्ट लोग आके करते क्या थे? ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं था। फिर 1 मीटर और फिर 1 सेकेंड का भी डेफिनेशन डिफरेंट था, अलग था। ठीक उसी तरह 4th नंबर में आता है डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। और 1 केल्विन के डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। एक ट्रिपल पॉइंट एक वर्ड यूज किया गया है, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिक बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वास्तव में पॉइंट है नहीं है, वास्तव में है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है भाई। किस तरह का टेम्परेचर है सर? स्पेशल है क्या? बिल्कुल, ये स्पेशल है। इट इज द टेम्परेचर एट विच water exists in all three states simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ये ऐसा कहने को टेम्परेचर है, वास्तव में टेम्परेचर है नहीं। वास्तव में है क्या? सॉरी, कहने को ये बिंदु है लेकिन वास्तव में बिंदु है नहीं, वास्तव में है टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर, वाटर मतलब होता है जल, अपने तीनों मैटर के जो भी स्टेट होते हैं, जनरली सामान्यतः 3 ही स्टेट होते हैं, फिर थोड़ा और हायर लेवल पे जाते हैं तो 5 स्टेट होता है, सामान्यतः 3 ही स्टेट मानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तीनों स्टेट में एक साथ होता है। और वो टेम्परेचर अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापें तो वो हमारा ट्रिपल पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीपी बोले, तो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग मापे तो इस टेम्परेचर पर आप देखिएगा, इसको हम निकालना बहुत आसान है, इस टेम्परेचर को फाइंड करना बहुत आसान है। आप एक आइस क्यूब को, बर्फ के क्यूब को, छोटे से टुकड़े को आप थाली में कुछ सेकंड के लिए छोड़ के देखें। जैसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ के देखिएगा तो आइस मेल्ट करना शुरू होगा, बर्फ पिघलना शुरू होगा, और बर्फ का भी कुछ हिस्सा होगा। और ध्यान से देखा तो उस बर्फ के ऊपर वेपर का भी जमाव होता है, वेपर भी लगता है कि वेपर निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो वो जल, वाटर अपने तीनों स्टेट में उस टेम्परेचर पर 0.01 डिग्री सेल्सियस पे तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो अब अपने आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इसका क्या था कि इट इज द टेम्परेचर विच इज 1 केल्विन। किसको माना जाएगा? 1 केल्विन किसको माना जाएगा? तो 1/273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट। तो जो ट्रिपल पॉइंट होगा उसका 1/273.16 टाइम्स को ही हम लोग 1 केल्विन कहेंगे। तो आपने बचपन के दिनों में जरूर पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 से ऐड किया जाता है। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस लगभग कितना माना जाता है? तो 300 केल्विन। ये आपको केमिस्ट्री में बड़ी धड़ल्ले से पढ़ने को मिलता है। कॉमन रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, या आजकल बढ़ गया है 303 केल्विन भी होता है। तो ये 300 केल्विन, 303 केल्विन, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, उस कंडीशन में आपको याद रखना है
गेट हटाओ तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 जोड़ते हैं। तो देखिए अगर हम लोग जोड़े 0.1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.16 डिग्री, देखो क्या है 0.01 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 273.15 में 0.01 जोड़िएगा उतना ही केल्विन हो जाएगा, तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। और उसका अगर हम लोग 1/273.16 टाइम्स करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1। तो ये था, तो एक्चुअली ये गुना नहीं था। तुम सिंपल समझ रहे होगे कि सर इसमें था क्या, कौन सा सर साइंटिस्ट मिलके ऐसा रिसर्च किया सर। इस ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू ही जो आप बता रहे हैं ना 0.01 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा सर कितना 273.16 केल्विन। तो आपने सर स्पेशल क्या, साइंटिस्टों ने स्पेशल क्या बताया, इसमें कौन सा किया सर, इसमें ट्रिपल पॉइंट का 273.16 वैल्यू पुट करते सर कट जाएगा और हमारा 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें कौन 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 केल्विन आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात था। तो बड़ी बात थी खोजना ट्रिपल पॉइंट, बड़ी बात थी खोजना ट्रिपल पॉइंट, कि ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली वो टेम्परेचर था, पॉइंट नहीं था, वो टेम्परेचर था जिसमें वाटर अपने तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। और उस ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 टाइम्स क्या कहलाएगा 1 केल्विन। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है 1 केल्विन, और 1 केल्विन का डेफिनेशन सिंपल है, इट इज द 1/273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट। हिंदी बोले तो बहुत आसान है, त्रिक बिंदु के 1/273.16वां भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। और सिंपल याद रखना है 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 इनटू ट्रिपल पॉइंट। और तुम्हें पता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है सर, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स साइमल्टेनियसली। हिंदी बोले तो यह वह तापमान है जहां पर या जिस पर जल अपने तीनों अवस्थाओं में एक साथ उपस्थित होता है, और एक साथ उपस्थित होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया 0.01 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 273.16। तो ये गुना करना कोई भारी बात नहीं था, भारी बात था ट्रिपल पॉइंट खोजना। जब या जिसने ट्रिपल पॉइंट खोजा उन साइंटिस्टों को टाइम लगा, मेल्टिंग शीटिंग किया, उन्होंने ये टेम्परेचर खोजा, तब जाके हमारा ट्रिपल पॉइंट आया। और जब ट्रिपल पॉइंट आ गया तो फिर हमारा डिफाइन करना किसको 1 केल्विन को भारी नहीं था। तो आपने पहला डेफिनेशन देखा। 4th नंबर में आते हैं 5th नंबर का डेफिनेशन। ये जो हम लोग 5th नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आपको 12th में पढ़ना भी है, स्पेशल आपको सिलेबस में आपको पढ़ना है, डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। चलो आते हैं, आई थिंक इस पर लिखा होगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं ना कि करंट इज इक्वल टू होता है Q/T, और जब हम T का वैल्यू 1 सेकेंड पुट करें
और Q का वैल्यू 1 कूलम हो तो I इज इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और हम लोग कहते हैं I इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। और हम लोग कहते हैं कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है तो उसमें उत्पन्न या इंड्यूस या फ्लो करने वाले करंट को 1 कूलम कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो एसआई यूनिट का डेफिनेशन नहीं है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी। Q को हम लोग बोलते हैं आवेश, T को बोलते हैं टाइम, समय, लेकिन वो डेफिनेशन आपका ये नहीं है। तो वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों सेम नहीं है। तो दोनों क्या डेफिनेशन सेम है भाई, कैसे आप डिफरेंट है? तो ये वाला डेफिनेशन करंट के इफेक्ट को देखा गया है। किसको? करंट के इफेक्ट को। जैसे आपने पढ़ा होगा करंट का जूनियर सेक्शन में हीटिंग इफेक्ट, कि कैसे विद्युत धारा का इस्तेमाल कर, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, या बल्ब में बल्ब कैसे हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट होता है। टोस्टर, बहुत सारे चीज़ हैं जो कैसा इफेक्ट देता है, हीटिंग इफेक्ट। उसी तरह से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जितना आप मूविंग चीज़ देखते हैं, जैसे मोटर हुआ, कॉयल हुआ, फैन हुआ, जितने भी आप मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से मूव करता चलता है, सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वहीं 1 एम्पियर का डेफिनेशन मैग्नेटिक इफेक्ट से दिया गया। देखा क्या गया कि एक ऐसा, दो ऐसा वायर जो एक दूसरे से हवा में 1 मीटर के सेपरेशन पर हों, दो वायर जिसमें इसमें करंट I फ्लो करवाए हैं तो इसमें भी करंट I, आइडेंटिकल वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हवा में रखा गया है। अगर फोर्स का वैल्यू इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब प्रति एकांक लंबाई में बल का मान 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन हो गया है, अगर 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन हो गया है दोनों पर लगने वाला फोर्स, तब देन इन दोनों करंट का I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कहा गया। तो ये डेफिनेशन है। सर तो इसमें क्या बुराई था जो आप बता रहे हैं? सर हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं क्लास 10th में I इज इक्वल टू Q/T। तो बुराई ये था कि चार्ज 1 कूलम होगा, आप मेजर नहीं कर सकते हैं। आप 2 चम्मच चार्ज नहीं डाल दीजिएगा, आपको चार्ज तो दिखता ही नहीं है, मेजर करने का कोई डिवाइस ही नहीं है चार्ज मेजर करने का। तो चार्ज मेजर करने का, मापने का कोई यंत्र है नहीं, 2-4 चम्मच डाल के हम चार्ज को मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो चार्ज के इफेक्ट को देखेंगे, और चार्ज जब मूव करता है तो करंट होता है, और करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। तो हम अनुभव, एक्सपीरियंस फोर्स का करते हैं। तो अगर 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर हवा में एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर फोर्स का लगने वाला वैल्यू, या उस कंडीशन में इन दोनों पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तब हम लोग इसके करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। और हमने नहीं कहा है 1 एम्पियर कहते हैं, ये कहा किसने? साइंटिस्टों ने। तो अगर डेफिनेशन देना पड़े, इंग्लिश में लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे? तो इट इज सिंपल है, लिख लेंगे। या पहले शुरुआत करते हैं, व्हेन two current carrying parallel wire are separated by a distance 1 meter in air and experience 2 × 10⁻⁷ Newton per meter force per unit length, then same amount of
same amount of current is known as 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन इतना आसान नहीं था। 1 एम्पियर का डेफिनेशन के लिए हमने करंट के मैग्नेटिक फील्ड के या करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल किया, और तब हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर मतलब धारावाही चालक तार हवा में 1 मीटर के दूरी पर हो और हवा में हो और इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला प्रति एकांक लंबाई में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। दिन तब हमारा दोनों करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू 1 मीटर नहीं, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। इट मीन्स दोनों से जो करंट फ्लो कर रहा है इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं। सर अगर हिंदी में लिखना हो तो सर हिंदी में तो आपने लिखा ही नहीं, तो हिंदी में लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत भारी बात तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लिखा जाए। यदि दो समानांतर धारावाही चालक तार हवा में 1 मीटर के दूरी पर बोलिए नमस्ते। कौन से टाइम? ऑनलाइन नहीं है, नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड दे देंगे, है ना? ठीक, ओके। लड़का सब है। बाबूजी के पैसा पर अभी उड़े बड़ा वैसे ना है, अभी जाइए अपना रुपया पर कमेबा ना, ओकरा बाद पता लगने लगेगा नया पुरान में क्या होता है। पर मोबाइल में रबर बांध के चलावे के पड़ी तो चलेबा। अपना कमाने पर जब आइएगा ना, बच्चा जब बाबूजी की कमाई पर होता है तो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो शुरुआत तो KTM ड्यूक से होगा, उसके बाद मेरा नौकर चलाएगा KTM ड्यूक और मैं चलाऊंगा क्या, तो नहीं, हायाबुसा क्या बाइक, और ऑडी BMW तो कहता है कौन चलाएगा, नहीं उगाटी वेरॉन चेरॉन वो सब का बात होता है। बच्चा छोटा रहता है, चौथा पांचवा छठा सातवां तक, जैसे 8वां 9वां में आता है तो कहता नहीं पल्सर भी बहुत अच्छा बाइक है, ये भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। 10th पास करेंगे तो बाबू से कहेंगे पल्सर खरीदवाएंगे। उसके बाद जब खुद के कमाई पर आता है तो सेकेंड हैंड स्प्लेंडर प्लस ढूंढता है, किधर है सेकेंड हैंड स्प्लेंडर प्लस। वो नया नहीं खरीदेगा, नया कौन खरीदने जाए, सस्ता में अच्छा मिल जाएगा, माइलेज ठीक रहता है, इंजन बचा रहता है। तो बाबूजी के पैसा पर तो सब ऐश करता है, इसमें सामान्य बात है। तो आइए हम लोग देखें 1 एम्पियर का डेफिनेशन। स्थित हो एवं प्रति एकांक लंबाई के लिए बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो समान मान के विद्युत धारा को या समान मान के विद्युत धारा को 1 एम्पियर सिंबल में लिख दिए हैं कहते हैं। तो 1 एम्पियर कोई भारी बात नहीं है। 1 एम्पियर। अब आते हैं लगातार, चलिए 6 नंबर डेफिनेशन पे 1 मोल, ये हो जाता है केमिस्ट्री। 1 मोल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को लिया गया
क्यों? तो शुरुआत में साइंटिस्टों ने माना कि जिंदगी का आधार सांस लेना है, और सांस में हम लोग जनरली ऑक्सीजन लेने के लिए तो हम लोग सब मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होता है वो होता है ऑक्सीजन। इसलिए साइंटिस्टों ने माना कि ऑक्सीजन को बेस मान के चलो डिफाइन किया जाए, किसको? 1 मोल को। फिर बाद में पता चला कि ना ना ना, पूरा जितने भी लिविंग वर्ल्ड है इसमें मेजोरिटी कार्बन से मिलकर बना है, और कार्बन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके कारण हमने कार्बन को मेन बनाया और कहा कि ये नंबर है। सुनो, जैसे एक डोजन होता है, एक दर्जन होता है, 100 होता है, एक सैकड़ा होता है, 1 रीम होता है, उसी तरह से ये भी नंबर है एक काउंट करने का। तो किसको काउंट करने का सर? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कितना H2O है, तो तुम कहोगे कि सर इसमें आधा लीटर H2O है, तो मैं तुम्हारे आंसर को गलत मानूंगा। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तुम बता रहे हो आधा लीटर तो सही है, मैं पूछ रहा हूँ इसमें H2O कितना है, तो तुम आधा लीटर नहीं कहोगे। H2O मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, और आप निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास होगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स। सपोज करो कि H2O ले रहे हैं, तो H2O का मोलर मास हमारा होना चाहिए 18 ग्राम, और अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं जो हमारा 108 ग्राम है, तो इसमें कितना मोल H2O होगा? तो 6 मोल। और अब जानेंगे 6 मोल इज इक्वल टू होता है 6 इंटू 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर आया कहाँ से? 1 मोल इज इक्वल टू, वही डिफिनेशन साइंटिस्टों ने कार्बन को मेन मान के बनाया, और उन्होंने कहा कि ये नंबर है, ये कुछ और नहीं है, ये नंबर है। और केमिस्ट्री में इसका ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ना है। केमिस्ट्री में इसका नंबर, मास एटम, फिर वॉल्यूम, अलग अलग प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीज़ों पर रिलेट करके आपको केमिस्ट्री में डिटेल में 1 मोल का डेफिनेशन बताया जाता है। लेकिन हमारे लिए जो छोटा मोटा चीज़ है वहीं डील करते हैं कि इट इज़ द नंबर, इट इज़ द नंबर, ये संख्या है, नंबर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, या पहले इट इज द नंबर ऑफ किसका भाई? चलो रुक जाओ, काटे क्यों? इट इज द नंबर ऑफ एंटिटीज, it is the number of entities present in 12 gram of C12 एटम या C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना एंटिटीज, मतलब जितना परमाणुओं की संख्या होगी, उसी संख्या को हम लोग क्या नाम देते हैं? 1 मोल। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, क्या सर हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है, आप उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो। 1/6 ऑफ मास ऑफ 1C12, 1 एटम ऑफ C12। तो गधा इसको बोलते हैं एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये आप जो पढ़ते हो ना, वो होता है एमयू, वो मास का यूनिट होता है, और वो भी एटॉमिक लेवल पे, छोटे लेवल पे मास का यूनिट होता है। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं, मास नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, मास हम लोग को एमयू पढ़ना होता है, तो हम लोग भी यहीं पढ़ते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 ग्राम C12। तो 1/12 ऑफ Cl12 ग्राम, 1/12 का। लेकिन पढ़ते कब? जब हमको एमयू पढ़ना होता है।
हमको 1/12 करने की ज़रूरत नहीं है। हमको 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एंटिटीज होगा, जितना नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या होगी, एटम की संख्या होगी, वहीं एटम का नंबर नंबर क्या कहलाएगा? 1 मोल। और मैंने फिर से डिटेल में बताना आपको, 1 मोल का डेफिनेशन आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ते हो। इट मीन्स आप केमिस्ट्री में जाओगे तो ब्रॉड पढ़ते हो, उसको वॉल्यूम से रिलेट किया जाता है, ग्राम एटम से रिलेट किया जाता है, तो उसको मास से भी रिलेट किया जाता है, उसको वॉल्यूम से भी रिलेट किया जाता है। 22.4 लीटर होता है 1 मोल बराबर। और फिर 1 मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास भी होता है। और यहाँ 1 मोल बराबर क्या लिखा गया है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग के लिए जो काम का है वही लिख रहे हैं। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखोगे सर आप? हमने कहा बहुत आसान है, C12 के 12 ग्राम में उपस्थित सूक्ष्म कणों की संख्या को, सूक्ष्म कण यहाँ एटम हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं परमाणु की संख्या को 1 मोल कहते हैं, 1 मोल कहा जाता है या 1 मोल कहते हैं। बात बरोबर। तुमने कहा ओके सर, लगातार हम लोग पढ़ें। और अब कैंडेला पढ़ाएंगे। कैंडेला का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको समझना है, तो एक एक करके आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फ़ोटो लेना है फ़ोटो लेते जाइए। जो बच्चे लिख चुके होंगे तो उनकी काम बेस्ट है, और जो लोग झक मार रहे थे, फ़ोटो लीजिए फटाफट। क्या राम खिलावन, कभी कभी तू आता है? हम्म, बोल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो जिसका बिना बॉल का फोटो खींचा जा रहा है, खींच लो। डन है। देखिए कहीं जैमी अवार्ड ना मिल जाए तुमको फोटोग्राफी के लिए, ग्रैमी अवार्ड। आ गए क्या?
चलिए लास्ट डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वन कैंडेला। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा यूनिक है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा क्या है, हम लोग समझते हैं, बच्चा जो 90% बच्चा समझता है कि कैंडेला साइंटिस्ट का नाम होगा। कैंडेला वर्ड कैंडल से आया। किससे आया? कैंडल की खास बात यह है कि जो कैंडल होता है उसका जो लाइट होता है वो एलोइस लाइट होता है, येलो टाइप का होता है। तो लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग देता है। तो येलो टाइप का जो लाइट होता है कैंडल का, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमको स्पेशल क्या था कि पुराने ज़माने में लाइट वाइट का जो सोर्स होता था कैंडल होता था या टॉर्च होता था। अब टॉर्च आप ये नहीं समझिएगा, वहाँ यहाँ टॉर्च का सेंस मसाल से है। टॉर्च का सेंस बैटरी वाला टॉर्च से नहीं है, मसाल। आप राजा महाराजा पुराने मूवी को देखिएगा, फिल्मों को देखिएगा, तो मसाल जलते रहता था दीवार में, या बड़ा बड़ा आग जलते रहता परमानेंट, और वो उसको टॉर्च बोलते हैं इंग्लिश में और मसाल बोलते हैं हिंदी में। तो वो और इन दोनों का जो लाइट का कलर है येलो कलर होता है लगभग। और येलो कलर के लिए फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। जो तो कैंडेला लिया गया ना, कैंडेला वर्ड कैंडल से आया है। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, और मोमबत्ती ही हमारा मेन सोर्स हुआ करता था पुराने ज़माना में लाइट का। तो देखा गया कि हमको एक ऐसा लाइट लेना है जो मोमबत्ती के कलर का हो। अब हम डेफिनेशन में लाएंगे कि ऐसा लाइट लेना है जो मोमबत्ती का कलर का हो, तो डेफिनेशन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हमको ऐसा लाइट लेना है जिसका फ्रिक्वेंसी 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज का है। और उसमें भी सब हिस्सा, मान लो यहाँ पर लाइट जल रहा है, जैसे मान लिया जाए, सपोज किया जाए कि यहाँ पर लाइट जल रहा है, ऐसा लाइट जैसा नहीं जल रहा है, लाइट जल रहा है। तो पूरे लाइट को नहीं लेना है, हमको ऐसे लाइट को लेना है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेरेडियन एंगल में आ रहा हो। सभी लाइट को नहीं लेना है, हमको लाइट का वो हिस्सा लेना है जिसके लिए एंगल 1 स्टेरेडियन बने। और उसमें अगर 1 वाट का पावर आ रहा हो, वाट का पावर आ रहा हो, इसमें जो लाइट होगा उस लाइट का एनर्जी पर सेकेंड एनर्जी या प्रति एकांक के लिए जो ऊर्जा का मात्रा होगा कितना होना चाहिए? 1/683। तब इस लाइट को, इस अमाउंट ऑफ लाइट को, मतलब इसमें प्रकाश की जो मात्रा होगा, अमाउंट ऑफ लाइट, जो प्रकाश की मात्रा होगा, प्रकाश की मात्रा होगा, उस मात्रा को हम लोग नाम देंगे वन कैंडेला। तो वन कैंडेला एक्चुअली वो लाइट का मात्रा है, लेकिन लाइट भी होना चाहिए कौन से कलर का है? येलो। अब येलो कलर हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, या लाइट येलो, येलोइश ग्रीन भी बोलते हैं इसको, नहीं ग्रीनिश येलो भी बोलते हैं। तो हम लोग बार बार येलो, येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो नहीं बोलेंगे, हम लोग डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और वो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और लाइट, जैसे अगर मैं इस लाइट की बात करूं तो ये लाइट पूरे जगह पे फैल रहा है। जैसे अगर मैं अपनी फ़ोन के फ्लैश को ऑन करूं तो इस फोन का फ्लैश आप देखिएगा तो चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन उसी को अगर मैं एक छोटे से रीजन से पास कराऊं तो क्या ये डिस्क्रीट फैला हुआ लाइट क्या आपको एक सोर्स से जाता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा अमाउंट का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताइएगा। 1 मिनट पेशेंस रखिए, मैं थोड़ा सेटअप तैयार कर लेता हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या फैला हुआ लाइट एक सोर्स से जाने के बाद सेम सेम इफेक्ट दे रहा है कि डिफरेंट इफेक्ट दे रहा है? आप लोग बताइएगा। उड़ा गया। तेज के 3 लंग।
अब देखिए और बताइएगा, जो ये लाइट सोर्स तुम्हें फैला हुआ नजर आ रहा है, क्या उतना ही अमाउंट इसमें भी नजर आ रहा है या उससे ज़्यादा इंटेंस नजर आ रहा है? उतना ही नजर आ रहा है कि इंटेंस नजर आ रहा है? ज़्यादा नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा नजर आ रहा है, कम? ज़्यादा। और ये फैला हुआ है। इसका आप शैडो हर एक दीवार पे नहीं बनते हुए देखिएगा, लेकिन इसका आप देखिए दीवार के तरफ देखिएगा, आपका बनता हुआ दिखाई देगा। देखो, दिखाई दे रहा है? इसका लाइट आपको दीवार तक पहुंच रहा है, लेकिन जब ये फैल जाएगा तो आपको दीवार तक पहुंचते हुए नहीं दिखाई देगा। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, जो लाइट का इम्पैक्ट अभी है और यहाँ पर अभी वो सेम लाइट का इम्पैक्ट नहीं है। तो कुल मिला के इसलिए एक स्टेरेडियन हम लोग कन्फाइंड कर लिए, उस रीजन को बंद कर दिए, और तब हम लोग इसमें उपस्थित लाइट के मात्रा को 1 कैंडेला बोला। तो सर 1 कैंडेला का डेफिनेशन बता दीजिए, समझने के लिए तो आपने बता दिया। तो व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 into 10 to the power 14 hertz produces 1/683 watt per steradian, then amount of that light is known as one candela. 1 कैंडेला। जब 5.4 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश प्रति एकांक ठोस कोण के लिए एक बटा 683 वाट ऊर्जा उत्पन्न करें, तो प्रकाश के उस मात्रा को एक कैंडेला कहते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब हम लोग मंडे से, सैटरडे की क्लास ऑफ रहेगी, मंडे से हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। और यहाँ तक जो भी था सब बेसिक था। व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ यूनिट, सेट ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, वेरियस यूनिट, ऐसा यूनिट, और हमने ऐसा यूनिट की जितना थ्योरी वाली चीज़ थी हमने आज की क्लास में पूरा समाप्त कर दिया। अभी तक जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी क्लासेस लगे हैं, उसमें सब में आपने बेसिक सी कहानी आपने कंप्लीट करी है। और फिर स्टैंडर्ड कहानी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जो हमें अच्छा नॉलेज दिखाता है, न्यूमेरिकल स्किल्स सिखाता है, वो हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। संडे ऑफ, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने की धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।